हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बहुत टाइम हो गया है, हमने फोटोसिंथेसिस का कुछ स्टेप्स आपको बताई थी कि जिसमें कैसे एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में पहले हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया कि कैसे एक्चुअल में प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आज हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है, हमें ये पता है फोटोसिंथेसिस सिंपल सा मीनिंग है कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसाइज यानी अपना फूड का फॉर्मेशन खुद करते हैं। लेकिन क्या हम अपने खुद अपने फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो प्लांट के पास है। प्लांट के पास होती है, आप सब बोलेंगे हाँ लीफ होती है मैम, कि यस एक ट्री है, ट्री के ऊपर लीफ है और लीफ पर क्या होता है, हाँ लीफ है और सनलाइट है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास में अगर लीफ होती तो शायद हम भी कर लेते। लेकिन क्या लीफ से ही प्लांट फूड बना देते हैं? चलो मैं भी अपने ऊपर लीफ लगा लेती हूँ और मैं भी फॉर्मेशन कर लेती हूँ, क्या इससे ही पॉसिबल हो जाता है फूड का फॉर्मेशन, या फिर कुछ और भी चाहिए होता है? मुझे ये पता है कि हम जो फूड गेन करते हैं वो ग्लूकोज में फॉर्म होता है। ठीक है, तो प्लांट्स को भी ऐसा सोर्स चाहिए, ऐसी कुछ चीजें चाहिए जिससे क्या हो कि वो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके। ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बस प्लांट्स को क्या चाहिए, ग्लूकोज। और वो कैसे मिल सकता है, इन्वायरमेंट में ऐसा क्या है, प्लांट्स उसको देखेगा। ठीक है, सबसे पहले तो वो देखेगा सनलाइट, ऑफ कोर्स सनलाइट इज प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, C6H12O6। क्लियर, C6H12O6 होता है। तो मुझे पता है कि यार कार्बन का कोई ना कोई सोर्स चाहिए होगा, लेकिन कार्बन का सोर्स कहाँ से मिलेगा? ठीक है, अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का सोर्स जो है मुझे मिल सकता है CO2 से। कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स, CO2 से। ठीक है, इन्वायरमेंट में CO2 है। ठीक है, H कहाँ से मिलेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिल सकता है वाटर से। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ओके, ऑक्सीजन भी हमें वाटर से या फिर इन्वायरमेंट से मिल सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि मुझे अगर ग्लूकोज बनाना है तो मुझे CO2 और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके मेरा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया भी होगा कि हमें पेड़ जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ऑक्सीजन एक्चुअल में कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या ऐसा होता है, किस रिएक्शन के थ्रू एक्चुअल में ऑक्सीजन अपने आप प्लांट क्या करता है, रिलीज करता है? तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है लीफ पर। क्या लीफ ही सफिशिएंट है, क्या सनलाइट ही सफिशिएंट है? सनलाइट, हमें एक और सोर्स पता लगा कि सनलाइट के साथ साथ हमें चाहिए CO2 जो कि इन्वायरमेंट में है, वाटर जो कि हम ऑफकोर्स सॉइल में, ऑफकोर्स प्लांट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको बताया था कि वहां से उसको मिल जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या केवल लीफ की वजह से, लीफ में क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो लाइट को कैप्चर कर रहा है और उसकी वजह से रिएक्शन हो रही है? तो लाइट एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी लीफ की बात आती है, लीफ क्या होती है, ग्रीन लीफ आपको पता होगा। तो ग्रीन कैसे होती है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनेल आपने नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे लीफ पर क्या होती है, कुछ सेल्स होती है, उसको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स होती है स्टूडेंट्स, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट्स, यानी कि एक्चुअल में तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो क्या करेंगे, लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन होगी और उनकी वजह से एटीपी या जो भी एनर्जी है वो डेवलप होगी। और फिर वो साइकिल जो आगे हम देखेंगे कैसे एक्चुअल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम केवल एक लाइट की वजह से, CO2 की प्रेजेंस की वजह से और H2O की प्रेजेंस की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हाँ केवल लाइट पड़ते ही यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो गया, वो बस लाइट जरूरी थी, लाइट मिल गई, CO2 मिल गई, इसको वाटर मिल गया, लेकिन हो गया। ठीक है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में कैसे एक्चुअल में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो कैसे ये प्रोसीड हुआ, कैसे एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बनता है, देखते हैं कि कैसे केवल इन्हीं सोर्स की वजह से हम भी फूड का फॉर्मेशन कर सकते थे। अगर हमारे पास भी ऐसा कोई सोर्स होता या ऐसे कोई एंजाइम्स होते तो हम भी शायद फूड का फॉर्मेशन कर सकते थे। लेकिन प्लांट कैसे फॉर्म कर रहा है,
कैसी स्टेप्स एक्चुअल में फॉलो कर रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये हम देखेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। चलो अब देखते हैं कि कैसे लाइट रिएक्शन और कैसे डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शन की वजह से 1 मोल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कुछ चीज बनानी है, एनाबॉलिक रिएक्शन करनी है या मुझे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, तो मुझे वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी सेल्स या प्लांट की बॉडी सेल्स में एटीपी एज अ सोर्स है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो एटीपी और NADPH2 ये भी एक एनर्जी सोर्स है, जिसकी वजह से अगर कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में या प्लांट्स में हो रही है तो ये एनर्जी की फॉर्म जो है यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो कैसे एक्चुअल में प्लांट जो है सनलाइट का यूज करके एक रिएक्शन, आपको पता होगा ग्लूकोज की अगर मैं रिएक्शन बात करूं तो क्या होती है, C6H12O6, ये 1 मोल ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो मुझे कितने CO2 चाहिए होंगे, 6 मोल जो है CO2 के रिक्वायर्ड होंगी और 12 H2O, और ये मिलके मुझे मिल जाएगी C6H12O6 और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो तो कैसे एक्चुअल में लाइट रिएक्शन जो होती है परफॉर्म होती है। हम बात कर रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ऑर्गेनेल है, उसके अंदर एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन को जो होती है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है फ्रेंड, लिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर यानी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा एक्चुअल में जो लाइट रिएक्शन होगी वो परफॉर्म होगी। क्लियर, अब मैं बात करती हूँ लाइट रिएक्शन की, तो सिंपल सी बात है, मुझे लगेंगे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल पिगमेंट्स की जो मॉलिक्यूल है उसकी अगर मैं बात करूं तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करती हूँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, तो वो होता है इस जो एक आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को, लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, या तो रेड लाइट हो सकती है। रेड लाइट में भी कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, दो वेवलेंथ होती है, एक होती है 680 वाली और एक होती है 700 नैनोमीटर। 680 की अगर कोई वेवलेंथ ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो जैसे ही वो पिगमेंट जो है एक्चुअल में क्या होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट सबसे पहले होता है। जो वाटर होता है ना स्टूडेंट, वो पहले क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, अगर वाटर जो है ब्रेक हो रहा है तो वो क्या करेगा, H+ जो है वो ल्यूमन की साइड, ये होता है ल्यूमन पार्ट और ये होता है स्ट्रोमा पार्ट। ठीक है, तो ल्यूमन की साइड क्या करेगा, वो H2O ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और H+ क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में कलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पे। जैसे ही लाइट एक्चुअल में स्ट्राइक करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, फियोफाइटिन को मिलेगा और फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चेन बनेगी, उसके थ्रू क्या किसको मिलेगा, प्लास्टोसाइलिन पिगमेंट। और प्लास्टोसाइलिन पिगमेंट दो सिस्टम एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट अगर आपको मिल रही है किसी भी पिगमेंट पर, तो दो तरह के सिस्टम परफॉर्म होंगे, PS सेकंड और PS फर्स्ट। फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन को मिलेगा एंड देन फिर फेरोडक्सिन को मिलेगा। फेरोडक्सिन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही ये क्या करेगा, NADP को देगा। NADP एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या करता है, एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये NADP जो होगा NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 जो है फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें डार्क रिएक्शन में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो मुझे लाइट रिएक्शन में क्या चाहिए होगी, या तो ATP चाहिए होगा या फिर सिंपल सी बात है मुझे क्या करना होगा, NADPH2 का यूज करना, मतलब NADPH2 का फॉर्मेशन करना होगा। तो फॉर्मेशन जो है, जो सिंथेसाइज है ATP का और NADPH2 का, वो कहाँ होगा, लाइट रिएक्शन में होगा, लाइट की प्रेजेंस में। क्लियर, सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे क्योंकि H2 क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, H+ का यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैक्सिमम H+ अगर यहाँ पे फॉर्म होंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ग्रेडियंट डेवलप होगा, स्टोमा में H+ कम होंगे और यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो कोई भी चीज हो वो हाई टू लो ही जाती है, चाहे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे प्रेशर का हो, चाहे टेम्परेचर का हो। क्लियर, तो अगर यहाँ पे H+ की रिक्वायरमेंट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया तो H+ जो होगा ल्यूमन से कहा जाएगा स्टोमा में, इस ग्रेडियंट को तोड़ते हुए। ठीक है, एक ATP चैनल होता है,
इस चेनल को एक्चुअल में ब्रेक करते हुए ये H प्लस कहाँ ट्रांसफर होंगे, स्ट्रोमा में, और उसकी वजह से क्या बनेगी, एटीपी। किसका फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर मुझे लाइट रिएक्शन की बात करूं तो लाइट रिएक्शन मुझे दो चीज चाहिए, दो रिक्वायरमेंट होगी, NADPH2 बनाना है और एटीपी बनाना है। NADPH2 सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चेंज की वजह से जैसे ही फेराडॉक्सिन को मिलेगा, फेराडॉक्सिन NADP को क्या कर देगा, रिड्यूस, और क्या बना देगा, NADPH2। क्लियर। और अगर मुझे एटीपी का फॉर्मेशन करना है तो वहां पे मुझे ग्रेडियंट डेवलप करना होता है इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। एक्चुअल में क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन पे एक्चुअल में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट एक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपने नाम सुना होगा, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी होता है, तो उसमें एक्चुअल में रिएक्शन हो रही होती है। क्लियर। तो एक तो हमने बना दिया एटीपी और एक बना दिया NADPH2, किसके थ्रू, लाइट रिएक्शन के थ्रू। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट। किसके प्रेजेंस में हो रहा है स्टूडेंट्स, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब मैं बात करूं डार्क रिएक्शन की, मुझे बनाना क्या है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज की। मेरा जो रिएक्शन होती है वो होती है CO2H2 मिलके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई, कहाँ रिलीज हुई है, जहां पे फोटो सिस्टम सेकंड में जब 680 नैनोमीटर की लाइट, रेड लाइट स्ट्राइक हुई, तो यहाँ उसके लिए सबसे पहले H2O का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। H2O ब्रेकडाउन होते ही ऑक्सीजन को यहाँ क्या करता है, रिलीज। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का एक्चुअल रिलीज कहाँ होता है, किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। H2O ब्रेकडाउन होते ही क्या रिलीज करता है, वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्लियर। और ये कहाँ हो रही है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही है। क्लियर। यानी ऑक्सीजन रिलीज कहाँ होगी, ल्यूमन साइड और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होगी। क्लियर बात है। अगर मैं आपसे बात करूं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन ये देखिए ये इसको रिक्वायरमेंट नहीं है सनलाइट की, बट किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी और NADPH2 की। यानी कि एनर्जी सोर्स चाहिए होगा ग्लूकोज को बनाने के लिए। क्लियर। तो उसके लिए डार्क रिएक्शन होगी। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन रिक्वायरमेंट होती है रिबिलियस बिसफॉस्फेट, एक 5 कार्बन शुगर है। क्या है, 5 कार्बन शुगर। ये अब मुझे पता है कि C6 चाहिए, यानी कार्बन कितने मॉलिक्यूल चाहिए मुझे, 6। तो मुझे इन्वायरमेंट से जो CO2 की रिक्वायर्ड हुई कितने मॉलिक्यूल होनी चाहिए, 6। क्लियर। तो ये भी RUBP भी कितना होगा, 6। तो कितना बन जाएगा एक्चुअल में, 6 RUBP और 6 CO2 मिलके क्या बनाएगा, 12 PGA। अब कैसे 12 PGA होता है, एक्चुअल में कैलकुलेशन हुआ है, कुछ भी नहीं है। लाइक देखो, ये 5 कार्बन शुगर है, 5 इंटू 6 कितने हो गए, 30 कार्बन ये हो गए, और 6 CO2 वहां से आ गई, कितने हो गए कार्बन के, 36। और जो PGA है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या है ये, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3 कार्बन शुगर है। कितने कार्बन शुगर स्टूडेंट्स, 3 कार्बन शुगर। तो ये जो 3 कार्बन शुगर है, अब मुझे कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 36 कार्बन मॉलिक्यूल। तो मैंने कितना लगाया यहाँ पे, 12 PGA। कितने बनेंगे, 12। तो अब मुझे क्या बनाना है, ग्लिसरिक एसिड है, एसिड से एल्डिहाइड, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिडक्शन होता है, तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन में ये एसिड से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में इस स्टेप के लिए कितनी एटीपी रिक्वायर्ड होती है, 12 ATP रिक्वायर्ड होगी, जितने मॉलिक्यूल है, और 12 NADPH2। यानी कि यहाँ से जो ATP NADPH2 बनी है, ये ATP NADPH2 कहाँ रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे। ठीक है, 12 ATP और 12 NADPH2। कौन सी स्टेप है ये, रिडक्शन स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फोस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। फोस्फोग्लिसर एल्डिहाइड साथ साथ एक कीटो ग्रुप भी बनता है, डाइहाइड्रोएसीटोन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, 1 मोल ग्लूकोज का। फिर बाद में वापस से RUBP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रीजनरेट वापस करना पड़ेगा ना, ऐसे तो है नहीं RUBP एक बार यूज हो गया तो वापस बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि प्लांट के पास और सोर्स है ही नहीं। तो वो क्या करता है, इन्हीं ग्लूकोज की मदद से या कुछ ना कुछ, यहाँ पे एक रीजनरेशन की जो स्टेप है ना, ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि इसमें केवल ऐसा नहीं होता कि केवल 1 मोल ग्लूकोज ही बन गया, बस RUBP बन गया डायरेक्ट, नहीं। इसमें फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट भी बनता है, जाइलूलोज भी बनता है, फिर 5 कार्बन शुगर भी बनती है, 4 कार्बन शुगर भी बनती है। जो भी रिक्वायरमेंट है यहीं से एक्चुअली पूरा होता है। जैसे यहाँ पे PGL बन गया। क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, RUBP का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए 6 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी ATP की, 6 ATP की।
तो टोटल एटीपी रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज कितने होते हैं? 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। कितने बनेंगे स्टूडेंट? 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2। यानी कि अगर मुझे प्लांट, अगर आप यही सोच रहे होंगे कि है ना प्लांट एक्चुअली में फूड का फॉर्मेशन कैसे करता है, तो ये एक्चुअली सिंपल सा है कि उनके पास एक रिएक्शन है, एक ऑर्गेनिल है, उस ऑर्गेनिल में क्या करते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिल में पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट दे रखे हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स में कुछ एंजाइम्स में दे रखे हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। लाइट रिएक्शन तो हो सकती है। क्या ये रिएक्शन हमारे अंदर भी हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, अगर हमारे पास भी क्या होता? क्लोरोप्लास्ट होते, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते। और दूसरी बात, एक कौन सा एंजाइम होता? रुबिस्को एंजाइम। ये अगर हमारे पास होता तो शायद हम भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते, तो हमें ना खाना बनाने की जरूरत होती, ना कुछ बाहर से कुछ खाना, ना पेड़ पौधों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हम भी खाना बनाने लग जाते। रुबिस्को एंजाइम मेरे पास है, दूसरा मेरे पास प्लांट्स के इतने सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, ऐसा रिसर्च पॉसिबल हुआ, तो हो सकता है कि एनिमल सेल्स में भी हम क्या कर सके, खुद ही एक ऐसी सेल है जो कि डेवलप कर सके, जो खुद ही फॉर्मेशन कर रही है फूड का। ठीक है, उसके लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स? रुबिस्को एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को। और साथ ही साथ आपका जो पिगमेंट है वो कौन सा होना चाहिए? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, एक बात और है, अभी एक नीट में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि हाउ मेनी एटीपी, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन को, आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? नीट का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। नीट के क्वेश्चन में क्या आया था स्टूडेंट्स? हाउ मेनी एटीपी और NADPH2 required for the formation of 1 mole glucose। ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर? सब ऑप्शन में क्या क्या था? 16 ATP प्लस 12 NADPH2, सेकेंड ऑप्शन था 0, थर्ड ऑप्शन था यहाँ पे मैं हाउ मेनी एटीपी, इस तरह से क्वेश्चन था और इस तरह से आंसर आ रहे थे। तो आप आंसर क्या लगाओगे स्टूडेंट्स? 16 एटीपी प्लस 12 NADPH2। क्या इतना ही एक्शन रिक्वायर्ड है? सिंपल सी बात है। अभी क्वेश्चन आया था 2023 में, सिंपल एक क्वेश्चन ही पूछा गया कि हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड फॉर द इन कैल्विन साइकिल और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज। तो 18 एटीपी प्लस 12 NADPH2, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी एटीपी, अब मान लो नेक्स्ट ईयर आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, तो देखते हैं आप इसका आंसर सही लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। लाइक देखो, हाउ मेनी एटीपी थोड़ा बहुत चेंज करके देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके एनसीईआरटी के अलावा या एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता, तो क्वेश्चन को ही क्या कर सकता है, घुमा फिरा के पूछ सकता है। चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, हाउ मेनी एटीपी आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। ठीक है, यही ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो आप बोलोगे कि यही क्वेश्चन सेम आया है, रिपीट आया है, और मैंने एक फ्रेंड से बात की तो उसने बोला कि मैम ये क्वेश्चन मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा मैम, इसमें डायरेक्ट आंसर पता है मुझे, देखते ही मैंने आंसर लगा दिया 16 एटीपी प्लस 12 NADPH2, इसमें क्या सोचने वाली बात थी। तो फिर जब आंसर शीट आई तो उस फ्रेंड देखता है कि आंसर में तो 0 लिखा है, तो बोलता है मैम क्वेश्चन तो वही था, तो क्या आंसर में आंसर कैसे चेंज हो गया? मैंने तो दिमाग ही लगाया, डायरेक्टली आंसर लगा दिया। 0 तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया ऑप्शन, इसमें तो बोनस मिलना चाहिए। तो फिर आपस से क्वेश्चन पढ़ा गया। यार देखो यहाँ पे एटीपी मैंने समझाया कि देखो लाइट रिएक्शन में एटीपी NADPH2 बनता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, यूटिलाइज, सिंथेसाइज नहीं होता। कोई भी चीज अगर बनानी हो, ग्लूकोज बनाना या कुछ भी बनाना हो, तो एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई ठीक है, यहाँ पे 12 एटीपी वगैरह रिक्वायर्ड है, बन नहीं रहे, सिंथेसाइज नहीं हो रहे, प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बन नहीं रहे, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर वापस से क्वेश्चन पढ़ा उसने कि हाउ मेनी एटीपी NADPH2 आर सिंथेसाइज। तो फिर लगा नहीं, एक्चुअल में तो कैल्विन साइकिल में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, एक्चुअल में तो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज होते हैं।
तो मैंने तो ऐसे ही डायरेक्टली वही क्वेश्चन आया तो मैंने तो लगा दिया 1680p और EDPS2 एंड फिर वो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। वो पूछ रहा है सिंथेसाइज, ठीक है। केल्विन साइकिल में सिंथेसाइज नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, एक्चुअल में रिक्वायर्ड होता है। लाइट रिएक्शन में बनेगा और अगर आपको 1 मोल ग्लूकोज बनाना है तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। आज मेरे एक स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उससे बात की तो उसने मुझे डायरेक्टली बताया कि हाँ डायरेक्टली सही ये होता है ना 1680p NDPS2 बनते हैं ना, ये तो बना दिए। अरे बनते नहीं है एक्चुअल में, ये रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वो बनते हैं एक्चुअल में रेस्पिरेशन में, जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेशन उसकी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना समझ में आया कि नीट के लेवल पे बात करूं, CSIR के लेवल पर बहुत हाई लेवल का होता है। हाई लेवल कैसे एंजाइम रिएक्शन होती है, कैसे एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है, कैसे एक्चुअल में ये जो रीजनरेशन की स्टेप है कैसे इसको इलेबरेट किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैं इसको और अच्छे से इलेबरेट करके आपको बता सकती हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझना आया होगा कि नीट के लेवल पे केवल वो क्वेश्चन को आपको या घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। कैसे लाइट रिएक्शन और कैसे डार्क रिएक्शन हमारा ग्लूकोज बन जाता है और प्लांट जो है फूड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।